Hello friends. Now let's come to the fifth lecture of PT 365 economy part. I have completed the 4 lectures. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना नहीं चाहती क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट मिस ना हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आए, आपको सारी चीज़ें याद रहे। इसलिए आप प्लीज़ पेशेंस रखिए बिकॉज ये एग्ज़ाम ही है पूरा पेशेंस का। आपका पीटी जो है मैं पूरे ही कंप्लीट करवाऊँगी, इतना तो भरोसा आप रख सकते हैं। हाँ, मैंने पहले क्या हुआ था कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी और मेरे घर में प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, इसके कारण मैं नहीं करवा पा रही थी। बट अभी जो है कि आपकी सारी पीटी मैं कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए तो चीज़ें आपको याद होगी, रिकॉल रहेंगी। और बार बार रिवाइज़ करिए। अगर बार बार रिवाइज़ नहीं कर पा रहे तो बार बार लेक्चर ही सुन लीजिए, तो आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करती हूँ वो आपको मिल जाएगा। और हाईलाइटेड पीडीएफ जो है आपको अपलोड हो जाती है आई थिंक एस्पिरेंट्स वाले चैनल पे, जो टेलीग्राम पे चैनल है। तो आप प्लीज़ एस्पिरेंट्स वाला चैनल जो है टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन करिए। जितने लोग भी देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को ज्वाइन करिए, तो उस चैनल में आपको सारी चीज़ें मिल जाया करेगी। Okay, let's come to the fifth topic, that is labor, employment, skill development and entrepreneurship. तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट में पहला टॉपिक है दैट इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो वो पिछली बार जो है ये टॉपिक जो है पिछली बार मैंने PT 365 में पढ़ाया है आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी जो मेरा लेक्चर पहले से देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद ही हम ये लेबर फोर्स सर्वे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा ग्रो हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जॉब सप्लाई नहीं हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। लैक ऑफ स्किल्स मतलब किसी भी पर्सन जो के पास स्किल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो उसको भी अनएम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। रिसेशन हो रहा है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो रहा है, रिसेशन हो रहा है इकोनॉमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है, सीजनल नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सीजनल नेचर का है। एग्रीकल्चर एक टाइम पे ग्रो होता है, एक टाइम पे नहीं होता, तो वहाँ पे भी क्या होता है कभी कभार स्किल नहीं, मतलब कभी कभार अनएम्प्लॉयड रहते हैं लोग। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्लोज टू ज़ीरो, क्या होता है एक ही फैमिली के लोग एक ही प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उस पर्सन को ज़रूरी नहीं है लेना, बट अगर वही पर्सन फिर से जुड़ जाए तो उसमें जो है ज़ीरो हो जाता है। स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स अगर बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण भी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारा बढ़ता है। अब इसके कारण जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसके कारण होता क्या क्या है, तो सबसे पहले जो डिस्पोजेबल इनकम है वो हमारी कम होती है, परचेसिंग पावर कम होती है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं रहता, ओवरऑल आउटपुट अगर बताएं तो वो भी कम होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, जब आपके पास जॉब होती है और आप किसी और जॉब को पाने के लिए पहली वाली जॉब छोड़ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब आप वेट अ सेकेंड, हाँ, तो हम कहाँ थे, तो हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में थे। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है लेबर की वो ज़ीरो होती है। बहुत लोग वर्कर्स जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं एक जॉब को जहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है। फिर स्टैगफ्लेशन मैंने पिछले वाले आपको लेक्चर में बताया, तो स्टैगफ्लेशन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है, इसलिए मैं स्टैगफ्लेशन नहीं बता रही हूँ, ओके, क्योंकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया है। अब हम आते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पे। तो पीरियोडिक जो अभी क्या है, थर्ड एनुअल रिपोर्ट आई है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है कौन निकालता है हम वो देखते हैं। तो NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को लॉन्च करती है। अप्रैल 2017 में उन्होंने लॉन्च किया था, जो कि लेबर फोर्स डेटा हमको प्रोवाइड करती है। फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जो आई थी वो जुलाई 2017 से जून 2018 तक की थी और मई 2019 में रिलीज़ हुई थी, और सेकेंड जून 2020 में आई थी, और थर्ड रिपोर्ट जो है अभी आई है। ओके, तो अभी थर्ड रिपोर्ट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारा कम हुआ है, 4.8% हुआ है 2019-20 में। अब 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के। ये हमें एस्टिमेट करती है कि
एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जैसे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया शॉर्ट टाइम इंटरवल में ऑफ 3 months फॉर अर्बन एरियाज ओनली इन करेंट वीकली स्टेटस। एस्टिमेट्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट करती है इन बोथ यूजुअल स्टेटस में और जो हमें करंट वीकली स्टेटस है बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में एनुअली। ठीक है, तो अर्बन और रूरल एरियाज़ में एनुअली करती है, पर अर्बन एरियाज़ में जो है वो 3 months में एक बार करती है। ओके, तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड ऑल। तो सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं और जितने भी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो अगर निकालना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, तो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो आ गया। प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इंटू 100, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल आएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है, जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, हाँ नेसेसरी है। नाउ लेट्स कम टू कैटेगरीज ऑन वर्क फोर्स बाई PLFS। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो भी इंक्लूड होते हैं, जो कि अपने जिनका खुद का अकाउंट होता है, जो अपने सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को हायर करते हैं, किसी ऐसे लेबर को हायर नहीं करते। रेगुलर वेज और सैलरीड वर्कर्स तो आएंगे ही, और कैजुअल लेबर्स भी आते हैं। तो PLFS में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड भी आते हैं, रेगुलर वेज सैलरीड वर्कर्स भी आते हैं और कैजुअल लेबर्स भी आते हैं। अब क्या डेटा, जो हमारा डेटा है PLFS का, वो क्या इंडिकेट करता है, तो हमने देखा कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, बट LFPR मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो इंक्रीज़ हुआ है 2017-18 से 2019-20 तक। इवन रियल ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी का वो भी हमारा कम हुआ है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.8% हुआ है 2019-20 में, जो कि पहले कितना था 5.8% था और 6.1% था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है, हमने अभी बताया, क्योंकि हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 38.2% है। शार्प इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है बाई 5.5 परसेंटेज पॉइंट, जो कि लार्जली ड्रिवन किससे है कि जो LFPR है वो रूरल वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो बढ़ गया है। ड्यू टू लॉकडाउन अगर बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेन और विमेन का अप्रैल-जून में डिक्लाइन हुआ है बाई 55.5% फॉर मेन एंड 15.5% फॉर वीमेन। ठीक है, तो ये हो गया इसके कुछ जो भी डेटा उन्होंने रिलीज़ किया है। तो डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो याद करने की ज़रूरत है वो मैंने बता दिया। तो पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्किंग पॉपुलेशन से ये होते क्या है, हमारा जो PLFS है वो किन किन वर्कर्स को लेता है, मतलब एक किन किन वर्कर्स की कैटेगरी को मेजर करता है, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर एंड वेज सैलरीड वर्कर्स। ओके, और फिर आते हैं हम एक्टिविटी स्टेटस में। तो एक्टिविटी स्टेटस जो है वो पर्सन का वो टाइम होता है जब वो पर्सन उस टाइम पे एक्टिविटी करता रहता है, परस्यू करता है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड। अब यूजुअल स्टेटस की बात करें, जब एक्टिविटी स्टेटस जो है बेस्ड हो वो प्रीवियस 365 डेज में कितना वर्क किया है, तो उस पर हम बोलते हैं यूजुअल स्टेटस। अब करंट वीकली स्टेटस की अगर बात करें तो लास्ट 7 डेज़ में उसने कितना वर्क किया है, तो वो हमारा करंट वीकली स्टेटस में, तो उसने रेफरेंस पीरियड हम 7 डेज़ लेते हैं, लास्ट 7 डेज़। प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस की बात करें तो उसमें जो है हम 365 डेज़ ही लेते हैं, सर्वे करते हैं तो 365 डेज़ ही रेफरेंस पीरियड लेते हैं। और सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस की बात करें तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम 30 डेज़ लेते हैं और कुछ के लिए 365 डेज़ रेफरेंस पीरियड लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स कम टू वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद करना। तो ये रिपोर्ट जो है हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, जो कि डिटेल्स बताता है कि हमारे कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने बताया कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया है 207 मिलियन इन 2022 और 30 मिलियन एडल्ट्स जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं। फिर आते हैं ग्रेट रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, हम वो देखते हैं। ये आइडिया है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल कोविड के टाइम पे अपनी जो जॉब है वो छोड़ दिए हैं आफ्टर द कोविड पेंडेमिक एंड्स एंड लाइफ रिटर्न्स टू नॉर्मल। तो दैट इज़ ग्रेट रेजिग्नेशन। और रीज़न क्या है इसका, लो सैलरी, बर्नआउट्स, लिमिटेड
अपॉर्चुनिटीज़ के कारण, पुअर एम्प्लॉय बेनिफिट के कारण, तो इन सब के कारण ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटरीच रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, दैट इज़ ILO ने रिलीज़ करती है। ठीक है, अब आते हैं हम स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी नेशन को एड्रेस किया है ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जुलाई 15 को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो जुलाई 15 को क्या डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जहाँ पे वो यंग पीपल जो भी उनकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, जो भी वो स्किल डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जो अपना बेस्ट देते हैं, तो उनको इसलिए जो है हमारा वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रमोट किया जाता है। इसी ईयर का थीम जो था वो था री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस डे का, इसका एम है कि हमको एशियन डिक्लेरेशन एजुकेशन 2030 जो है उसको अचीव करना है, जो कि हमें ये बताता है कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो है, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट जो है हमको यूथ को प्रोवाइड करना है। जेंडर डिस्पैरिटी जो है हमको उसको रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, कि हमारी वुमेन और मैन में कोई डिफरेंस ना लगे रहे। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि हम जो है यंग पीपल, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके बीच में डायलॉग जनरेट कर सके फॉर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, फर्म एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द डे ये था। अब रोल क्या है हमारे टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का, तो ऑब्वियसली यूथ को हमको स्किल प्रोवाइड करना है, जैसे कि वो हमारे पूरे जो वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं हमारी यूथ, वो कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वर्ल्ड को बहुत हेल्प कर सकें और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इंक्रीज़ करनी है टू चेंजिंग स्किल डिमांड बाय कंपनीज़, क्योंकि इस कंपनीज़ जो हैं आजकल जो स्किल डिमांड कर रही हैं वो बहुत डिफरेंट कर रही हैं, तो उस चीज़ में स्किल्स होनी चाहिए हमारे यूथ जनरेशन के पास। एक्सेस जो बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करना है, कि हमारे जो जितने भी यूथ हैं उनको बैरियर, उनमें वो जब किसी चीज़ को स्किल के लिए किसी जॉब के लिए जाए तो उनके पास ये बैरियर ना रहे कि वो उनको जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है। और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जो भी लो स्किल पीपल हैं उनको ऑफ़र करनी है, जो भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको ऑफ़र करनी है। ओके, सो ये हो गया रोल। अब आते हैं की हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट में क्या क्या चीज़ें हुई। तो जन शिक्षण संस्थान जो है वो किया गया, जो हेल्प करेगा कि वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो हमको यूथ को सेवरल बेनिफिशरीज जो है उनको देनी है एट मिनिमम कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कम कॉस्ट में उनको वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करनी है यूथ को। और करिकुलम ऑफ 57 इंडस्ट्री न्यू कोर्सेज भी लॉन्च किए गए। फिर गोल जो है एक ऑनलाइन स्कीम, मतलब गोल जो है एक स्कीम है गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर, जो कि ट्राइबल पीपल्स के लिए है। जो भी ट्राइबल पीपल अपने आर्ट फैक्ट्स बहुत अच्छा डेवलप करते हैं, आर्ट और कल्चर हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, डिजिटल लिटरेसी में हेल्प करते हैं, तो उनको जो है उनको हेल्प करना है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें अपना, और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल लेवल तक लाएं, जैसे कि उनका भी एम्पावरमेंट हो। फिर वंदन योजना जो है ये एक इफेक्टिवली प्रोग्राम है जो कि ट्राइबल सोसाइटी के लिए है, कि ट्राइबल सोसाइटी को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ बढ़ाएं। अब आते हैं कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। तो पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग दैट इज़ असीम, फिर स्किल लोन स्कीम, प्रधानमंत्री युवा योजना, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और स्किल इंडिया मिशन। तो अब कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट जो है इनके बारे में दी हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। सो आते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात करें, ये क्या करेगा, हमारे जो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ हैं उनको बोलेगा कि आप इंडस्ट्री लेवल स्किल जो है आप ट्रेनिंग उसकी लीजिए और उसके बाद जो है अपनी लाइवलीहुड को बेटर बनाइए। तो मतलब इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग जो है आपको मिलनी चाहिए, जैसे कि आपकी लाइफ जो है बेटर रहे, सिक्योर रहे। फिर स्किल इंडिया मिशन जो है उसमें क्या करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे इंडियन यूथ को, कि उनकी जो लाइवलीहुड है वो बेटर हो सके सोसाइटी में। और ये जो ट्रेनिंग है ओवर 40 करोड़ पीपल को प्रोवाइड की जाएगी इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022। फिर आते हैं स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिएशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स दैट इज़ स्मार्ट स्कीम। ये क्या है, आईटी स्कीम है जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को सिनर्जाइज करती है, कि सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आएँ और स्किल इकोसिस्टम को जनरेट करें और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है उनको लॉन्च करें। फिर स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड दैट इज़ संकल्प स्कीम। संकल्प स्कीम का एम है कि जो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग है वो क्वालिटेवली और क्वांटिटेवली प्रोवाइड की जाए, जो हमारे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें और
हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको एम्पावर करें। फिर स्किल स्ट्रेंथन फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, दैट इज़ स्ट्राइव स्कीम। वो वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, वर्ल्ड बैंक की असिस्टेड प्रोग्राम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल ITIs है, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके थ्रू जो है हमको स्किल प्रोवाइड करनी है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। ठीक है। फिर असीम पोर्टल आता है जो कि स्किल पीपल को हेल्प करेंगे कि वो फाइनेंशियल सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके। नई रोशनी एक लीडरशिप प्रोग्राम है जो कि माइनॉरिटी वुमेन के लिए है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और मानस स्कीम जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए है फॉर माइनॉरिटी यूथ। ठीक है। तो ये सब जो है स्कीम्स जो है सॉरी तो ये सब जो स्कीम है ये आपको ज़रूरी हो जाती है। रीसेंट इनिशिएटिव जो स्किल डेवलपमेंट के लिए लिए गए हैं, तो सबसे पहले है DG सक्षम। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च की है। ओके, वेट अ मिनट। तो डिजी सक्षम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर, जिसमें वो जो हमारे यूथ हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है उनको एनहांस करेगी कि वो उनको बेटर स्किल्स प्रोवाइड कर सके, जैसे कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एरा में मिल सके। ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो भी डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड है, और बेसिक स्किल्स और एडवांस कंप्यूटिंग जो है मोर देन 3 लाख यूथ्स को प्रोवाइड किया जाएगा पहले साल में। और ये प्रायोरिटी देंगे उनको जो सेमी अर्बन एरियाज़ के जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब नहीं मिली है, तो वो जो है जो भी डिसएडवांस सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए। और उनको ट्रेनिंग किससे प्रोवाइड की जाएगी? नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड की अगर बात करें ये जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये और लार्जेस्ट स्किलिंग जो इम्पैक्ट बॉन्ड इंडिया ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किसने किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये याद रखिएगा कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसे लॉन्च किया है ग्लोबल प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर। ये जो है $14.4 मिलियन जो है फंड्स प्रोवाइड करेगा, जो कि 50,000 यंग पीपल को बेनिफिट करेंगे ओवर 4 ईयर्स। तो किसने लॉन्च किया है? NSDC। फिर आते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। तो NATS किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, जो कि 1 ईयर प्रोग्राम है जहाँ पे टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ जो है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी कि वो फील्ड वर्क है वहाँ पे जॉब कर सके। प्रोग्राम जो है 2021-22 से 2026 तक रहेगा। विथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, और 50% जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीइम्बर्स करेगी। 5 साल में आपको जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख यूथ्स को प्रोवाइड करेंगे और 7 लाख अप्रेंटिसशिप भी ट्रेन करेंगे। फिर रेल कौशल विकास योजना, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेल से आपको समझ में आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो हमारा प्रोग्राम है उसमें। इसका एम क्या है कि हमको जो है स्किल प्रोवाइड करनी है यूथ को बहुत सारे ट्रेड्स में, और उनकी जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है उसको बढ़ाना है। कैंडिडेट्स जो 10th पास है और 18 से 35 साल तक के लोग जो हैं इसमें एलिजिबल है। ये 50,000 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी ओवर 3 ईयर्स इन 4 ट्रेड्स में: इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट एंड फिटर, जो कि इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग जो है 100 आवर्स की होगी। तो रेल कौशल विकास योजना। ठीक है। तो दीज आर द रीसेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड NSDC ने डेवलप किया है। DG सक्षम किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। और रेल कौशल विकास योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। ओके, सो ये चीज़ें जो हैं जो मैंने सेकेंड बार रिवाइज की वो आपको याद करने की ज़रूरत है। मानस नई रोशनी किससे रिलेटेड है, तो ये सब पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हम पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लॉन्च 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबली
कॉम्पिटिटिव हो सके और ग्लोबली हमारी टेक्नोलॉजी को रिकग्नाइज़ किया जाए जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इनोवेशन प्लेटफॉर्म का? तो सबसे पहली बात कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जैसे ही हम बहुत अच्छा इनोवेशन करेंगे तो हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और नॉलेज और इंटीग्रेशन स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। कोलैबोरेशन और R&D हमारा बढ़ेगा। इंडिजिनाइजेशन जो है हमारी टेक्नोलॉजी के और हमारा इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बनेगा। नॉलेज रिपोजिटरी और नॉलेज एक्सचेंज जो है वो भी बढ़ेगा। अब 4 पिलर्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स के R&D सेंटर्स हैं, इंडस्ट्री जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं, PSUs यूनिवर्सिटी जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगी और अकेडमी इंस्टीट्यूशन हु होस्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस को होस्ट करेंगे। अब क्या क्या 6 प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बनाया है? तो पहला है दृष्टि, दैट इज़ किसने डेवलप किया है? सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि बैंगलोर में उसने डेवलप किया है और ये फोकस किस पे करेगी? मशीन टूल सेक्टर पे फोकस करेगी। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म आता है जो कि HMT इन एसोसिएशन विद IISc बैंगलोर ने बनाया है। ये फोकस किस पे करेंगे? जो भी मशीन टूल सेक्टर है उनको इंपोर्ट जो है, जो भी हम मशीन टूल सेक्टर का मतलब मशीन टूल को इंपोर्ट करते हैं उसका रिडक्शन के लिए हेल्प करेगी कि हमारा इंडिया खुद ही इतना हो जाए कि खुद ही बनाने लगे और इंपोर्ट जो है रिड्यूस हो सके। फिर संरचना डिजिटली इनेबल प्लेटफॉर्म है जो कि भेल ने लॉन्च किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उन्होंने डेवलप किया है। फोकस किस पे करेगी? रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। फिर आते हैं काइट एक स्कीम है, नॉलेज इंटीग्रेशन फॉर टेक्नोलॉजी एनरिचमेंट, IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और रोबोटिक्स पे फोकस करेगी। एस्पायर जो है ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये किसने लॉन्च किया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए। टेक्नोवस जो है ये ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर। 6 प्लेटफॉर्म्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी और इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है। नाउ लेट्स कम टू स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम आई थिंक PT 365 अपडेटेड मटेरियल में पिछली बार मैंने पढ़ाया है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया की बात करें तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया है कि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। मतलब कितना राइज हुआ है इंडिया में? मोर देन 70 यूनिकॉर्न। दैट मीन्स स्टार्टअप जो है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन हो चुकी है, जो हमारा स्टार्टअप इतना ज़्यादा राइज किया है। स्टार्टअप होते क्या है? स्टार्टअप वो कंपनी होती है जो कि इनिशियल स्टेज में ऑपरेट करती है, ठीक है, जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ रहते हैं, इनोवेशन रहता है, रिस्क टेकिंग इन कंपनी रहती है और बहुत ज़्यादा स्पिरिट रहता है काम करने का। तो स्टार्टअप कौन सी कंपनी होती है? जो मतलब नई कंपनी जो बनती है, इनिशियल स्टेज ऑफ ऑपरेशन जो होता है कंपनी का, कंपनी जो भी कंपनी इनिशियल स्टेज ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहती है उन्हें हम बोलते हैं स्टार्टअप। फॉर एग्जाम्पल नई कंपनी, ठीक है। अब अंडर द स्टार्टअप इंडिया 2016 में लॉन्च किया है जो कि DPIIT ने रिकग्नाइज़ किया है। तो कुछ स्टार्टअप को उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि इन कंपनीज़ को हम स्टार्टअप डिक्लेयर करेंगे। अब कौन सी क्या क्या क्राइटेरिया है हम वो देख लेते हैं जो भी स्टार्टअप को रिकग्नाइज़ करती हैं। कौन रिकग्नाइज़ करता है? DPIIT रिकग्नाइज़ करती है। तो सबसे पहले इनोवेटिव और स्केलेबल होने चाहिए, वो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर उन्होंने लॉन्च किया तो उसके डेवलपमेंट, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, कंपनी जो टाइप है वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की तरह रजिस्टर होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर जो है उनका 100 करोड़ से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब भी वो इनकॉर्पोरेशन में आती हैं। ओरिजिनल एंटिटी अगर बात करें तो एंटिटी जो है वो स्प्लिटिंग से, मतलब कोई भी कंपनी स्प्लिट होके नहीं फॉर्म होनी चाहिए कि कोई बड़ी कंपनी वो स्प्लिट हुई फिर उसके बाद उसने नया प्रोसेस स्टार्ट किया तो वो कंपनीज नहीं जुड़ेंगी। ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए और कंपनी का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 साल ही होना चाहिए। 10 साल से ज़्यादा होगा तो वो स्टार्टअप में नहीं आएंगी। ओके, सो दीज आर द क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? इनोवेशन स्केलेबल होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, कंपनी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, मतलब किसी से तोड़ के नहीं बनी हो या मर्ज करके नहीं बनी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, कंपनी का जो एज है वो 10 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, और DPIIT जो है रिकग्नाइज करती है। अब आते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया।
ग्लोबली अगर बात करें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारे पूरे वर्ल्ड में, विथ ओवर 58,000 DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप है, इंक्लूडिंग 70+ यूनिकॉर्न, दैट मीन्स $200 बिलियन जो है उनका वैल्यू है। अराउंड 40% जो है वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में है, और 46% जो है एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर है। 46% जो हमारी स्टार्टअप है उसमें एटलीस्ट एक विमेन जो है डायरेक्टर है। फॉर टेक स्टार्टअप की अगर बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ग्रो हो रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर बात करें तो आइडियाज़, इन्वेंशन, रिसर्च होनी चाहिए, स्टार्टअप एट वेरियस स्टेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, स्टार्टअप टीम मेंबर्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, एडवाइजर्स, एंटरप्रेन्योरियल पीपल फ्रॉम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्टअप क्या करते हैं? सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस प्रोवाइडर, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ एंड बिग कंपनीज। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप्स एंड इट्स इकोसिस्टम। तो सबसे पहला है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो ये भी मैंने आपको पिछली बार PT 365 अपडेटेड मटेरियल में पढ़ाया है, तो आई होप इट इज़ क्लियर, आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे दिया है, वहाँ पे मैंने बहुत ब्रॉड में पढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड में दिया था। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है 945 करोड़ फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप खुलते हैं, अर्ली स्टेज में स्टार्टअप को 945 करोड़ फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस 3600 एंटरप्रेन्योरशिप को दिया जाएगा थ्रू 300 इंक्यूबेटर्स फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, जो कि 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। फंड्स ऑफ फंड स्टार्टअप स्कीम जो है, यहाँ पे क्या किया जाएगा? 10,000 करोड़ कॉर्पस जो है वो कॉर्पस टू फंड स्टार्टअप एट अर्ली स्टेज पे दिया जाएगा, सीड स्टेज पे और ग्रोथ स्टेज पे। और DPIIT जो है वो मॉनिटरिंग एजेंसी है, और सिडबी जो है वो ऑपरेटिंग एजेंसी है हमारी फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स की। फिर एज ऑफ प्रोक्योरमेंट, तो बहुत सारे जो हमारे प्रायर टर्नओवर्स थे उनको रिलैक्स किया गया है, और एक्सपीरियंस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप्स टू ऑनबोर्ड देम इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। स्टार्टअप इंडिया हब एक वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सारे स्टेक होल्डर्स का, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करते हैं। फिर इंटरनेशनल एक्सेस टू इंडियन स्टार्टअप थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन। फिर सपोर्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिटेक्शन थ्रू स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर फास्ट ट्रैक पेटेंट्स डिज़ाइन और इसके लिए। फिर फास्टर एग्जिट्स फॉर स्टार्टअप, तो विद इन 90 डेज, 180 डेज फॉर अदर कंपनीज। तो 90 डेज जो है एग्जिट फास्टर स्टार्टअप को एग्जिट करने के लिए 90 डेज दिया गया है, और अदर कंपनीज के लिए 180 डेज होता है। अब आते हैं मेइटी स्टार्टअप हब। तो ये एक नोडल एंटिटी है किसकी? मेइटी की, जो कि फैसिलिटेट करेगी मेइटी का विजन और प्रमोट करेगी टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टार्टअप्स, ठीक है, और क्रिएट करेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। ये एक्ट ऐसे करेगी नेशनल कोऑर्डिनेशन के थ्रू, फैसिलिटेशन और मॉनिटरिंग सेंटर के थ्रू, जहाँ पे सारे इंक्यूबेटर सेंटर्स को एक साथ लाएगी, और सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्टअप्स और इनोवेशन एक्टिविटीज़ जो है मेटी की, उनको एक साथ लाएगी। ये इंप्लीमेंट करेगी समृद्ध प्रोग्राम जो है, जो कि डेवलप करेगा स्टार्टअप एक्सेलरेटर इकोसिस्टम इन इंडिया। ओके, सो दिस इज़ द स्टार्टअप। आई होप इट इज़ क्लियर, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है। नाउ लेट्स कम टू द की कॉन्सेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज़ ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो ये जो है ये डिज़ाइन टू बी एन इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जो कि लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है हमको क्वार्टरली बेसिस पे निकालना है सारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, तो सारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे जो है क्वार्टरली डेटा निकालनी है, क्वार्टरली बेसिस पे हमको डेटा निकालना है एम्प्लॉयमेंट डेटा, एंड टू एस्टिमेट द डिमांड साइड कंडीशन ऑफ लेबर मार्केट। तो डिमांड साइड कंडीशन क्या है? लेबर जो है हमारे क्या डिमांड करते हैं उससे रिलेटेड निकालना है। इसके दो पार्ट है। पहला है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जो कि एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे हम 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय को 10 से ज़्यादा वर्कर को हायर कर रहे हैं। और एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, जहाँ पे हम 9 और 9 से कम वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उन दोनों को ये कॉन्स्टिट्यूट करके बना हुआ है। फिर अटल इनोवेशन मिशन आई लीव, इनोवेशन लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इनिशिएटिव। तो अटल इनोवेशन मिशन आपको पता है नीति आयोग का मिशन है, ये क्वेश्चन आ चुका है UPSC में। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो हमारे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है उसको प्रमोट करेगी हमारी कंट्री में। ये इन्होंने अभी फर्स्ट फिनटेक कोहोर्ट आई लीव जो है वो बनाया है एज अ मेजर स्टेप, जिसको टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो है इंडिया में उनको एनकरेज करेगी।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है उनको इनवाइट करना बहुत ब्रॉड रेंज में, और उनको सॉल्यूशन वो जो है वो सॉल्यूशन डेवलप कर सके कॉर्पोरेट लीडरशिप के लिए और इनोवेटिव टीम के लिए। फिर आते हैं संभव स्कीम। संभव जो है ये नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि MSME सेक्टर ने निकाला है, MSME मिनिस्ट्री ने निकाला है। ये मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं IT और कॉलेजेस और उन सब से बुलाए जाएंगे, उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप ले और अवेयरनेस क्रिएट करें बहुत सारी स्कीम्स जो भी मिनिस्ट्री ऑफ MSME डेवलप करती है। फिर ई श्रम पोर्टल, ये जो है लेबर मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है, द नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड ई श्रम पोर्टल। तो नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और ई श्रम पोर्टल जो है लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसमें क्या करना है, जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको ई श्रम कार्ड जो है इशू किया जाएगा, जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, मतलब UAN नंबर, कि वो सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स है जितनी भी आती हैं गवर्नमेंट की उनसे बेनिफिट प्रोवाइड, उनसे उनको बेनिफिट हो सके। ये सर्व करेगा एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अथॉरिटीज़ टू, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो ट्रैक कर सकेंगी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को। और ये एक्सीडेंटल कवरेज भी प्रोवाइड करता है, ₹2 लाख अगर डेथ हो जाए और परमानेंट डिसेबिलिटी है, और 1 लाख अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है। तो ई श्रम पोर्टल जो है नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोलते हैं, ये लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, डेटाबेस ऑथेंटिकेटेड, डेटाबेस कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, आधार के थ्रू। 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है रजिस्टर्ड है इसके अंदर। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, मिल्कमैन, ट्रक्स ड्राइवर्स, फिशरमैन, एग्रीकल्चर वर्कर्स, सारे जो है कवर्ड है। और रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ था 26 अगस्त 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। फिर आते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ये सर्वे का एम है कि जितने भी नंबर है और जितने भी प्रमोशन है हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स के नेशनल स्टेट लेवल पे उनको एस्टिमेट करना और उनके परसेंटेज को एस्टिमेट करना। तो ये जो है ऑल इंडिया सर्वे का प्रोग्राम है जो कि लेबर ब्यूरो करती है। अदर जो 4 है ऑल इंडिया सर्वे लेबर ब्यूरो जो निकालती है, दैट इज माइग्रेंट वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स, और ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ओके, नाउ लेट्स कम टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्राम है। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और IT का C2 प्रोग्राम जो है जिसका एम है कि हमको 85,000 हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ट्रेन करना है कि वो जो है हमारी जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी जो एम्बेडेड डिज़ाइंस आ रही हैं, जैसे कि हमारा 4D प्रिंटिंग हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, तो उन सबको जो है उनको बहुत लार्ज स्केल में इंटीग्रेट कर सके। इस प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, हम इनवाइट करेंगे 100 अकेडमिया, R&D ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स और MSME को कि इनिशियल प्रोजेक्ट जो है वो ले सके सर्टेन की एरियाज़ में, जैसे कि एनर्जी एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए। CDEC जो है ये नोडल एजेंसी की तरह सर्व करेगी इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है डिसाइड किया है कि 16 जनवरी को वो नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करेंगे। फिर आते हैं स्माइल, दैट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का प्रोग्राम है जो कि अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च किया है स्माइल रिसेंट, मतलब वो लॉन्च करेंगे, जहाँ पे वो वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करेंगे दोनों को लिए, ट्रांसजेंडर पर्सन और पर्सन जो इंगेज्ड है हमारे बेगिंग में, जो हमारे भीख मांगते बेगिंग में इंगेज्ड है, उन सबको कि उनको रिहेबिलिटेशन जो है प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको स्किल डेवलप की जाए ताकि वो बाद में जाके बहुत अच्छे बन पाए, जॉब कर पाए। स्माइल इंक्लूड्स 2 सब स्कीम्स को इंक्लूड करेगा जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। अब आते हैं उभरते सितारे फंड। उभरते सितारे फंड का एम क्या है कि हमको फ़ंड को अरेंज करना है MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। मतलब जो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ हैं जो कि हमारे उसमें इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब एक्सपोर्ट में ज़्यादा फोकस करती हैं क्योंकि एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं हम लोग को फ़ायदा होता है। तो हमको जो है उनके लिए फ़ंड अरेंज करना है उनको प्रमोशन के लिए। और ये फ़ंड किसने सेटअप किया है, एग्जिम बैंक और सिडबी ने सेटअप किया है, तो ये आपको याद रखना है। तो उभरते सितारे फंड किसने सेटअप किया है, इस एग्जिम बैंक और सिडबी ने किया है। ये फंड जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, बोथ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी लाइंक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विपो पब्लिश करती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो है ये पब्लिश करती हैं। ये रैंकिंग करती हैं हमारे पूरे कंट्रीज़ को इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ में।
131 कंट्रीज़ को रैंक करती हैं। इस बार का जो थीम है ये है ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू कोविड-19 क्राइसिस। ये 80+ इंडिकेटर्स पे वर्क करती हैं। फिर आते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये नीति आयोग रिलीज़ करते हैं हमारे स्टेट के जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है उनको देखने के लिए। ये 13 मेजर्स इनोवेशन इनपुट, जिसमें एनेबलर्स होता है और परफॉर्मेंस होता है। एनेबलर पैरामीटर्स में आते हैं ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। और परफॉर्मेंस पैरामीटर में आते हैं नॉलेज आउटपुट, नॉलेज डिफ्यूजन। और ये बेस्ड ऑन स्टेट्स एंड यूटी स्कोर्स ये रिकग्नाइज करते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस जो भी हमारी स्टेट जो है फेस कर रही है। ओके, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है बीपो पब्लिश करती है और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है नीति आयोग पब्लिश करती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आई थिंक एंड ऑफ आई end of labor, employment and skill development and entrepreneurship part. I will start tomorrow with agriculture part. Thank you so much. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और प्लीज़ आप ये वीडियोस देखिए, क्योंकि अभी तक आप इकोनॉमी सेक्शन बोल रहे थे और इकोनॉमी सेक्शन के वीडियो लोग नहीं देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ देखिए क्योंकि ज़रूरी है। आप लोगों के लिए ही मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ एक्सपीरियंस वाले जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप इशू डाल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या नहीं है। एंड बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सारी पीटीज कवर करवाऊंगी, बट आप देखिए तो तब तो पीटी कवर होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।